जी, तो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे द वेरी डेमोन्स्ट्रेटिव चैप्टर नंबर 4, यूनिट 4, द पीरियोडिक टेबल एंड द पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। आज की इस वीडियो में सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेज या कह लें कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइजेज उनको हल करेंगे। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। जी तो बच्चों अगर हम कॉन्सेप्ट असेसमेंट 4.2 को देखें जो कि गलती से 4.2 लिख दी गई, 4.1 है बेसिकली। इसमें क्या पूछा जा रहा है? पहला क्वेश्चन किया जा रहा है आइडेंटिफाई द ग्रुप एंड पीरियड ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ये जो एलिमेंट्स आपको नज़र आ रही हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनके ग्रुप्स और पीरियड बताएं। तो हमें क्या करना होगा? ये सिलिकॉन है, दैट इज़ सिलिकॉन। आई होप आप इसको नाम आपको आता होगा, दैट इज़ सल्फर। आई होप आप इसका भी नाम जानते होंगे। एंड दैट इज़ फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन के मुंह में बच्चे स्पेलिंग गलत कर देते हैं, दैट इज़ फ्लोरीन। आई होप आपको इसका भी नाम आता होगा एंड दैट इज़ आर्गन। इसका भी नाम आपको आता होगा। हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से इनको ग्रुप में रखेंगे। देखिए मैं आपको प्रोडक्ट टेबल दिखाता हूँ एंड आई रियली लाइक वन थिंग ऑफ दिस बुक, इन्होंने चैप्टर के नाम के नीचे ही प्रोडक्ट टेबल बनाया विच इज़ सो नाइस एंड गुड। अब हमारे पास वो एलिमेंट्स थे जो हमने कन्फिग्रेशन करके ग्रुप में रखने थे। देखो प्यारे बच्चों, ये जो हमारे पास ब्लॉक है दैट इज़ कॉल्ड द एस ब्लॉक। इसमें पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप आता है। ये सब एलिमेंट्स फ्रॉम 3 ग्रुप टिल द 12 ग्रुप ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब कभी सोचा नहीं आपने इसको एस ब्लॉक क्यों कहते हैं, इसको डी ब्लॉक क्यों कहते हैं? इसको ये जो है ना 13 से लेकर 18 तक इस ग्रुप्स को हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों इनको क्यों कहा जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स? एंड दैट इज़ दी जो थोड़ा सा आपको डाउन आउटर एलिमेंट्स फ्रॉम द प्रोडक्ट टेबल नज़र आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब आप ये भी सोच रहे होंगे इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है। चलें आज मैं आपको इस सेल्फ असेसमेंट में ही क्लियर कर देता हूँ। तो बच्चों अगर हम देखें अपने क्वेश्चन की तरफ, तो यही था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो और बताओ कि कौन से ब्लॉक में है एलिमेंट्स या कौन से ग्रुप में आना चाहिए उसको। देखो प्यारे बच्चों, जब हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन करें ना हम, तो ये है हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन सिलिकॉन की। ये पहला शेल है, दूसरा है और ये तीसरा है। सिलिकॉन में टोटल 14th एलिमेंट है और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 2 ये रहे, 2 ये 8 ये रहे और 4 ये रहे। 8 और 2 10 हो गए, 10 और 4 14 हो गए। इलेक्ट्रॉन्स तो पूरे कर लिए। पहला शेल है 1s2 और दूसरे जो शेल का सब शेल है, यानी ये जो सब शेल्स आपको नज़र आ रहे हैं इसमें 2s और 2p दो है ना। दूसरा शेल 2 सब शेल, तीसरा शेल 3 सब शेल। लेकिन चूंकि तीसरे शेल में जाने की बारी नहीं रहती क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है हमारे पास। पता है क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए। अगर मज़ीद इलेक्ट्रॉन बच जाते पहले हम इसी को पूरा करते, क्योंकि आपको पता है पी में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो स्टोरी ओवर, यानी कि पी ही इसका आउटर सब शेल है। क्या बोलोगे इसको? आउटर सब शेल। अब अगर ये आउटर सब शेल है तो फिर पी में ही होना चाहिए सिलिकॉन। चलें चेक करते हैं। ये है पीरियोडिक टेबल और ये हैं वो एलिमेंट्स जो हैं पी ब्लॉक में। ये सब एलिमेंट्स पी ब्लॉक में। और देखें इसका आउटर सब शेल क्या था? 3p। ये देखें सिलिकॉन जो है वो यहाँ पर है, लुक एट दिस। एंड दैट इज़ हाउ हम कह सकते हैं कि ये 3p और 3p2 था इसका आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन। 3p2 इसका फिर क्या होना चाहिए? 3p1। यस, यू शुड नो इट। अब कौन सर 3p क्यों कह रहे हो? इसका इसका तो 2p देखा था हमने। हाँ ये देखो, ये जो हमारे पास पीरियड है ना दैट इज़ थर्ड। लेट मी जस्ट गिव यू अ हिंट। ये देखें थर्ड, इसलिए इसका होगा 3p लास्ट, इसका भी 3p लास्ट, इसका भी 3p लास्ट, इसका भी 3p लास्ट और इसका भी 3p लास्ट। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, राइट। अब तुम कहोगे सर करना क्या है? करना कुछ भी नहीं है। वो हमें एक हिंट दे रहे हैं। क्या हिंट दे रहे हैं? एन की वैल्यू 3 है, यानी कि एन की वैल्यू 3 है। एन क्या है? एन है बेसिकली शेल प्रेजेंट थर्ड पीरियड। एन अगर 3 आएगा दैट मीन दैट वैलेंस सबशेल इज 3p।
सो सिलिकॉन बिलोंग्स टू द पी ब्लॉक। पी, आखिर में पी आ रहा था। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल 2 + 2 = 4, यानी कि टोटल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 4 थे। सो ग्रुप नंबर ऑफ सिलिकॉन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल प्लस 10। तो लिहाजा आप ये प्लस 10 लगाएंगे एंड दैट इज गोइंग टू बी द आंसर। सो ऐसा बिलोंग्स टू ग्रुप 14। अब आप ग्रुप 14 आपने डिफाइड कर लिया, ठीक है। ग्रुप 14 क्यों लगाया आपने, ये मेथोडोलॉजी आपको पहले भी बताई थी हमने ग्रुप के अंदर। अब मेरा लेक्चर ज़रूर सुनिएगा। उसके बाद हमारे पास बता रहे हैं सल्फ़र की कहानी। सल्फ़र n = 3 वंस अगेन। अब की बार क्या हो रहा है, ग्रुप नंबर अगर हमने निकालना है तो कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल प्लस 10 कर देंगे। टोटल वैलेंस शेल कितने थे, 6 + 10, 16 ग्रुप निकाल दिया। तो उसके बाद अगर आप कहें सर फ्लोरीन का भी थोड़ा सा बता दें, तो फ्लोरीन का भी बता देते हैं। ये n = 2 है, यानी सेकंड पीरियड में बिलोंग करता है। उसके बाद ग्रुप नंबर F का निकालना है, फिर डेफिनेटली क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल प्लस 10, 17 ग्रुप में आ गया। बट द स्टोरी इज नॉट देयर। अब हम चलेंगे लास्ट की तरफ। अब देखें हमारे पास आर्गन थर्ड पीरियड में है, सो दैट्स वाई n = 3। और एक और चीज़ चेक करें, इसका ग्रुप प्लस 10 कर देंगे, आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन था, तो 8 + 10 कितने हो गए, 18। सो इट्स दैट्स वाई इट इज़ इन 18th ग्रुप। सो दैट इज़ अ वेरी नाइस आंसर्स फॉर ऑल दीज क्वेश्चंस। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब यहाँ पे एक मैजिक होने वाला है। 3.1 लिखा हुआ गलती से लिखा हुआ है, 4.2 बनती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर गिवन, प्लेस देम इन द ग्रुप। इसको हमने ग्रुप में डालना है। देखो अब p एलिमेंट है, इसको कहाँ रखेंगे, इसको हम 14th ग्रुप में रखेंगे और दैट इज़ गोइंग टू बी 4a। और इसको हम बेसिकली 2p का मतलब है कि हम इसको p ब्लॉक में रखेंगे। चेक इट आउट, देयर वी हैव द सॉल्यूशन। 4a ग्रुप में p एलिमेंट रख दिया हमने, ठीक है। बट द स्टोरी इज नॉट ओवर। अब हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है, दैट इज q, 1s2 2s2 3p1। अब इसका क्या करें, इसको कहाँ रखेंगे, 3p1, 3 का मतलब है थर्ड पीरियड। लुक एट दिस, थर्ड पीरियड यहीं कहीं रखेंगे इसको हम। और p1 यानी कि p1 कैटेगरी में रखेंगे। सो वी हैव p1 है, जितने भी 3p1 हैं, यानी जिनका भी p1 आएगा उनको हम यहाँ रखेंगे इस ग्रुप में। सो थर्ड पीरियड और यहाँ रखना था, दैट इज़ q। ओके, r 1s2 इसको कहाँ रखें, देखें आउटर सब शेल S है, 1 मतलब फर्स्ट पीरियड में रखेंगे। एंड S2 यानी कि हमारे पास ये दूसरा ग्रुप होगा। सो लुक एट दिस, हमने 1s2 यानी कि R को हमने कहाँ रख दिया, 18th ग्रुप में। लेकिन इसको तो यहाँ रखना चाहिए था, इसको यहाँ क्यों रख दिया प्यारे बच्चों। अगर इसको हम यहाँ पे भी रख दें ना, यहाँ ग्रुप बना के यहाँ रख दें, दैट इज़ नॉट बैड, दैट इज़ फाइन। लेकिन हीलियम को बेसिकली एम्बिग्विटी है, हम इसको यहाँ पर रखते हैं कि इसकी जगह यहीं बनाई हुई है प्रोडक्ट टेबल में। सो ये समझ लें कि थोड़ा सा आउट ऑफ सेंस है, ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कौन है, S, 1s2 2s2। अब देखें आउटर सबशेल फिर 2s आ रहा है, तो 2s आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि सेकंड पीरियड में जाएगा, सेकंड पीरियड में इनमें कहीं आएगा। और वहाँ पर S2 बता रहे हैं, तो दूसरे ग्रुप में जाएगा। सो लुक एट दैट, S मैंने यहाँ रख दिया। उसके बाद देखें T का रखा है 1s2 2s1, यानी 2s1, यानी n की वैल्यू क्या है 2, यानी कि हम इसको सेकंड पीरियड में कहीं रखेंगे। और फिर s1 आ रहा है, तो हम इसको कहाँ रख देंगे, फर्स्ट ग्रुप में, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास क्या आ रहा है, S, तो S हो गया था W। अब W को कैसे करेंगे, 1s2 2s2 2p6, यानी कि सेकंड पीरियड में और छठे ग्रुप में रखेंगे। p6 यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो लुक एट दिस, हमने इसको सेकंड पीरियड में रखना है और छठे ग्रुप में रखना है। सो W इज़ गोइंग टू बी प्लेस्ड है 1 2 3 4 5 6, छठा ग्रुप ये है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास X, 3p2, यानी कि थर्ड पीरियड में और सेकंड ग्रुप में रखेंगे। ये थर्ड पीरियड और ये सेकंड पीरियड, सेकंड ग्रुप। उसके बाद लास्ट चेक करें, X को रख दिया हमने यहाँ पे। उसके बाद क्या है, Y। अब इसमें क्या आ रहा है, व्हाट, 3p6, यानी कि थर्ड पीरियड में रखेंगे और p6 में रखेंगे। दैट इज़ द स्टोरी। एंड द लास्ट वन इज़ 2p1, यानी कि दूसरे पीरियड में रखेंगे और पहले ग्रुप में रखेंगे। दूसरा पीरियड और p कैटेगरी का पहला ग्रुप। सो ये S कैटेगरीज हैं, याद रखिएगा, और ये हैं p कैटेगरीज। सो Z को कहाँ रखेंगे, सेकंड पीरियड में और p1 में। सो दैट इज़ द Z ओवर हेयर। सिर्फ इस R की एम्बिग्विटी थी, इसको यहाँ रखा जा सकता था,
लेकिन प्रोडक्ट टेबल में इसको यहाँ रखा गया है। क्यों? पता है क्यों? ये एक नोबल गैस है और ये इससे ज़्यादा मैच करती है, सो दैट्स वाई इसको यहाँ नहीं यहाँ रखा गया है। बाकी आप कन्फ्यूज़ नहीं होना। ये देखें, वन वन पीरियड में ही रखा है इसको हमने, लेकिन ये S2 कैटेगरी में यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन चूंकि एम्बिग्यूटी है तो मैंने यहाँ रख दिया। आप प्रोडक्ट टेबल में भी चेक कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम की है। सो दैट्स द स्टोरी एंड आई होप आप समझ गए होंगे। चलें अगला क्वेश्चन हल करते हैं। अब प्यारे बच्चों 4.3 तो मेरी नज़र गई नहीं है, 4.4 ही नज़र आ रही है ऑन पेज नंबर 55। इसको हल करते हैं। ऑब्टेन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम एंड सल्फर फ्रॉम देयर पोजीशन इन द प्रोडक्ट टेबल। यानी कि हमने प्रोडक्ट टेबल में इसकी पोजीशन देकर फ़ौरन बताना है कि इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। अब ये प्रोडक्ट टेबल है और हमारे पास क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एल्यूमिनियम और सल्फ़र का। ठीक है, एल्यूमिनियम और सल्फ़र। अब हमने देखनी है बेसिकली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। ये रहा एल्यूमिनियम, ओके, और ये रहा सल्फ़र। ठीक है, थोड़ी सी ब्लर डायग्राम है, आई होप आप समझ जाएंगे। अब देखें यहाँ पर तो समझ में आती है कि ये P1 है, ये P2 है, सबका वैलेंस शेल यही होगा। ये P3 है, NP1, NP2, NP3 एंड दैट इज NP4। तो चेक इट आउट कि एल्यूमिनियम NP1 कैटेगरी में और कौन सा पीरियड है ये? थर्ड। तो क्या लिखेंगे? 3P1। और लुक एट दैट, सल्फर भी थर्ड पीरियड में ही है, सो क्या लिखेंगे? NP4 की जगह क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बताएं? 3P4। सो दैट्स द स्टोरी। प्रोडक्ट टेबल से क्या पता लगा कि ये 3P1 है। अभी कन्फिग्रेशन करके भी देखेंगे, चेक करेंगे, और इसका क्या निकलेगा? 3P4। So let's check it out. So without wasting time, let's do it. That is the 13th element of the periodic table and that is the 16th element of the periodic table. अगर हम इनकी कन्फिग्रेशन करें 13th एलिमेंट की, K, L, M, 2 इलेक्ट्रॉन K में लगेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन लगेंगे M, L में, और जस्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स इन M. सो K में जो है वो कौन से सब शेल्स आते हैं? दैट इज फर्स्ट शेल n is equal to 1, that is second shell n is equals to 2 and that is third shell n is equals to 3. तो यहाँ पर 1s, यहाँ पे लगेंगे एक सब शेल 1s, यहाँ पे लगेंगे 2 सब शेल 2s 2p, और यहाँ पे लगेंगे 3 सब शेल्स 3s 3p एंड 3d. चेक इट आउट, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें। यहाँ पर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इसमें आएंगे, 6 इसमें आएंगे। यहाँ पर टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसमें आएंगे और 1 इसमें बचेगा। 6 आ सकते थे, इसकी तो बारी ही नहीं आएगी। सो लुक एट दिस 3p1, यही मैं आपसे कह रहा था, आउटर सब शेल की कन्फिग्रेशन 3p1। अगर आप सल्फर की बात करेंगे, सल्फर में 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वंस अगेन द सेम स्टोरी, K, L, M, 2, 8, how much in this? 16. 2 plus 8, 10 and 6. That is 1s, that is 2s, 2p and that is 3s, 3p and 3d. Look at this, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होंगे, 2 और 6 इसमें होंगे, 2 और कितने हो गए? 10 ही हो गए। टोटल कितने करने हैं? 6, 2 ये रहे और 4 इसमें। इसकी तो बारी फिर नहीं आएगी। सो क्या हो गया? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। इसका वैलेंस सबशेल क्या बना? 3p4। यही मैंने बनाया था अभी। सो दैट द स्टोरी एंड आई होप आप समझ गए होंगे। चलें अब की बार ये एक और क्वेश्चन कर रहे हैं विच इज़ 4.4 आई थिंक। चूज द एलिमेंट हुज एटम्स आर यू एक्सपेक्ट टू हैव स्मॉलर शील्डिंग इफेक्ट। ये शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? देखें बच्चों, शील्डिंग इफेक्ट को समझने के लिए एक स्टोरी बताता हूँ आपको। दैट इज़ द 11th एलिमेंट ऑफ द प्रोडक्ट टेबल, दैट इज़ द थर्ड एलिमेंट ऑफ द प्रोडक्ट टेबल। अब लिथियम की कन्फिग्रेशन करेंगे, लेट्स टॉक अबाउट लिथियम। तो लिथियम में आएंगे K और L, 2 शेल। K में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, L में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम बेसिकली प्रोडक्ट टेबल का एलिमेंट है, एलिमेंट नंबर 11। सो K, L और M, इसमें 3 सब शेल आएंगे, 2, 8
एंड 1, दैट्स इट, 2 और 8 10 + 1 11। इतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं सोडियम में, और इसमें होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स। सो इसका क्या होगा 1s1, इसका क्या होगा सॉरी 1s2, इसका क्या होगा 2s1, इसमें क्या होगा 1s2, दैट्स इट, 2s2, 2p6, दैट्स इट, 3s, 3p, 3d। शेल्स तो 3 होंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन ही एक है, लिहाजा इसकी बारी नहीं आएगी, इसकी भी नहीं आएगी, कट ऑफ। अब क्या होने वाला है, क्या पूछा था उसने शील्डिंग इफेक्ट के बारे में, लुक एट दिस। इसके ये न्यूक्लियस है, इसका भी न्यूक्लियस बना लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक शेल है, पहला शेल दैट इज़ के, इसका भी पहला शेल के, इसका दूसरा शेल क्या कहलाएगा एल, इसका दूसरा कहलाएगा एल। द मैजिक इज कि इसका तीसरा शेल भी है, दैट इज शेल एम। ओके, अब क्या करें इसको समझने के लिए, अब पता क्या करेंगे, ये जो हमारे पास न्यूक्लियस है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल कर रहा है जो कि पहले शेल में, और उन इलेक्ट्रॉन्स को भी कंट्रोल कर रहा है जो कि दूसरे शेल में, ठीक है कि नहीं, और उन इलेक्ट्रॉन्स को भी कंट्रोल कर रहा है जो कि तीसरे शेल में है। और ये जो एटम है लिथियम, इसका जो न्यूक्लियस है इसको भी कंट्रोल कर रहा है, इसको भी कंट्रोल कर रहा है। अब टेक्निकली मुझे बताएं, इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन है, अब टेक्निकली मुझे ये बताएं कि किसका कंट्रोल अच्छा होगा, इस एटम का या इस एटम का। इसका, इसका इलेक्ट्रॉन पे कंट्रोल ज़बरदस्त होगा, इसका भी ज़बरदस्त होगा, लेकिन कंपैरिजन करेंगे तो इसका कंट्रोल कम होगा इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। अब कहोगे तुम क्या बता रहे हो सर, क्या बताना चाह रहे हो, बताना ये चाह रहा हूँ एटम जितना बड़ा होगा उसका कंट्रोल उतना कम होगा, क्योंकि इसमें जो इनर शेल्स हैं, इसमें क्या है इनर शेल्स, इनर शेल्स कितने हैं, इसमें इनर शेल्स 2 हैं, देखो ना, आउटर शेल न्यूक्लियस, इनके दरमियान के और एल हैं, यानी 2 शेल्स हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस इसको कंट्रोल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। इसके में देखिए आप, इसके अंदर इनर शेल सिर्फ और सिर्फ एक है, इनर शेल सिर्फ और सिर्फ एक है, पता है क्यों, क्योंकि इस न्यूक्लियस की और आउटर शेल के दरमियान एक ही शेल है। साइंसदान ये समझते हैं कि जब इन दोनों के दरमियान शेल्स कम होते हैं तब इफेक्ट अच्छा रहता है इलेक्ट्रॉन को कैच करने का, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इसलिए अगर हमसे सवाल करें कि अगर लिथियम का और सोडियम का कंपैरिजन किया जाए तो जो इनका कंट्रोल है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करने का जो सिलसिला है वो किसके पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो मैं जवाब दूंगा लिथियम के पास। इस प्रोसेस को वो शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, टू होल्ड दी आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स। शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट का मतलब है ये 2 शेल्स शील्ड कर रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के साथ, यहाँ पर भी शील्ड कर रहे हैं सिर्फ एक शेल, यहाँ पे 2 शेल्स शील्ड कर रहे हैं। तो इस शील्डिंग का इफेक्ट ज़्यादा कहाँ पर है, डेफिनेटली यहाँ पर है, तो लिहाजा शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा किधर होगा, सोडियम में, और कम कहाँ होगा, लिथियम में। इस कमेंट्स को आप दोबारा सुने ज़रा सा वीडियो पीछे करके जो मैंने अभी आपको बताएं, कंफ्यूज नहीं होना, एटम जितना मर्जी बड़ा हो जाए उसका शील्डिंग इफेक्ट वैसे ही बढ़ जाता है। चलें एक छोटी सी डायग्राम से समझते हैं। अगर हमारे पास ये एटम्स हैं, अब इसमें एक ही इनर शेल है, इसमें इनर शेल्स 2 हैं, इसमें इनर शेल्स 3 हैं, तो आप मुझे बताएं ये न्यूक्लियस है, अब ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट किस में होगा, लेट्स से ये लिथियम है, ये सोडियम है और ये पोटाशियम है, लेट्स से दैट ये फर्स्ट ए ग्रुप है, यानी कि पहले ग्रुप के पहले 3 मेंबर्स हैं, तो मैं कहूँगा सोडियम पोटाशियम, लिथियम सोडियम पोटाशियम, सबसे ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट जो है वो पोटाशियम में होगा, क्योंकि इनर शेल्स जो हैं पोटाशियम के 3 होते हैं, राइट। So 1 2 3 4 shells, 1 2 3 shells, 1 2 shells, इसके 2 शेल हैं, इसके 3 शेल हैं, इसके 4 शेल हैं।
ज़्यादा शेल्स ज़्यादा बड़े एटम के होते हैं। दैट्स द स्टोरी। अगर तुम मुझसे यही सवाल कर लो, सर कि सोडियम अगर 11वें नंबर पे आता है और मैग्नीशियम जो कि आता है 12वें नंबर पे, इन दोनों में बताओ कि ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट सोडियम में होगा कि मैग्नीशियम में? तो मैं कहूँगा कि सोडियम के अगर 3 शेल्स होते हैं तो फिर मैग्नीशियम के भी डेफिनेटली 3 ही शेल्स होते हैं, क्योंकि सोडियम और मैग्नीशियम दोनों थर्ड पीरियड में हैं। तो मैं ये कहूँगा आपसे कि दोनों के शील्डिंग इफेक्ट में इतना खातिर खां फ़र्क नहीं होगा, यानी इतना ज़्यादा कोई ख़ास फ़र्क नहीं होगा दोनों के शील्डिंग इफेक्ट में, क्योंकि दोनों के शेल्स, इनर शेल्स, इसके भी दो हैं, इसके भी दो हैं। तो एटम में साइज़ में ज़रूर फ़र्क होगा। साइंसदान ये बताते हैं कि सोडियम का साइज़ बड़ा है और मैग्नीशियम का साइज़ कंपैरेटिवली सोडियम के छोटा है, लेकिन ये शायद इतना खासा फ़र्क नहीं है जिससे हम शील्डिंग इफेक्ट को भी कह सकते हैं कि फ़र्क पड़ता है। ग्रुप में शील्डिंग इफेक्ट लाजमी चेंज होता है, लेकिन पीरियड में शील्डिंग इफेक्ट इतना खासा चेंज नहीं होता। ये बात बस आपको पता होनी चाहिए, इसमें कोई बड़ी स्टोरी नहीं है। अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाऊं तो आपकी बुक में एक डायग्राम बनी हुई है जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि बड़े एटम्स हैं और नज़र आ रहा है कि टॉप पे छोटे एटम्स हैं। दैट मेक्स एन आइडिया कि शील्डिंग इफेक्ट बड़े एटम्स का ज़्यादा होता है। ग्रुप में देखें एकदम साइज बड़ा है, लेकिन पीरियड में इतना खातिर खां साइज छोटा हो नहीं रहा। दैट इज़ द बेसिक आइडिया आई एम टेलिंग यू कि भाई ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा बड़े एटम्स में ज़्यादा नज़र आएगा। अगर हमसे वो सवाल भी कर लें कि बताएं कि शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा किस में होगा, फ्लोरीन या क्लोरीन? अब देखें, अगर हम फ्लोरीन को देखें तो फ्लोरीन टॉप पे है और क्लोरीन उसके नीचे है, तो ये छोटा एटम है, ये बड़ा एटम है, तो क्लोरीन में शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। अगर लिथियम और सोडियम को देखें तो लिथियम छोटा एटम है, सोडियम बड़ा एटम है, तो सोडियम में शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। अगर बोरॉन और एल्यूमिनियम का कंपैरिजन कर लें तो बोरॉन छोटा एटम है, एल्यूमिनियम बड़ा एटम है। इसमें जैसे कि आपको पता है ये पहला पीरियड है, ये दूसरा पीरियड है, ये तीसरा पीरियड है, तो बोरॉन दूसरे पीरियड में है, एल्यूमिनियम तीसरे पीरियड में है। बोरॉन के 2 शेल्स हैं, एल्यूमिनियम के 3 शेल्स हैं, एल्यूमिनियम बड़ा एटम है, सो दैट्स वाई इसका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। एंड आई होप यू आर गेटिंग द स्टोरी। तो ये जो मैंने आपको सेल्फ असेसमेंट 4.3 करवाई थी, उसके जवाब आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। और ये रही सेल्फ असेसमेंट 4.4। अब इस 4.4 के जवाब आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। सो दैट्स द स्टोरी ऑफ 4.4 और 3 समथिंग। अब अगर हम 4.6 की तरफ चलें, या 4.5 टेक्निकली ये बनती है, तो 4.5 में क्या पूछा जा रहा है? यूजिंग द पीरियोडिक टेबल बट विदाउट लुकिंग एट द फिगर, choose the element whose atom you expect to have smaller atomic radius। टेबल को नहीं देखना, आपने तस्वीर को नहीं देखना, आपको क्या लगता है किसका एटॉमिक रेडियस कम होगा? पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन 8वें नंबर पर आता है, जबकि अगर हम सल्फर को देखें तो सल्फर जो है पीरियोडिक टेबल का 16th एलिमेंट है। ऑक्सीजन को देखें वंस अगेन तो 8वें नंबर पर आता है, फ्लोरीन को देखें 9वें नंबर पर आता है। सवाल क्या कर रहे हैं कि तस्वीर को नहीं देखना, इस डायग्राम को नहीं देखना, आपने इसका जवाब देना है। क्या जवाब देना है? कि चूज द एलिमेंट हुज एटम यू एक्सपेक्ट टू हैव स्मॉलर एटॉमिक साइज। जिसका एटम एटॉमिक नंबर कम है उसका साइज भी कम होगा। तो यहाँ से ऑक्सीजन का साइज 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ है, सल्फर का साइज 16 इलेक्ट्रॉन्स के साथ है। ऑक्सीजन छोटा एटम होगा, सल्फर बड़ा एटम होगा। एटॉमिक नंबर याद करने हैं आपने। फिर ऑक्सीजन का और कंपैरिजन फ्लोरीन का हो रहा है, तो ऑक्सीजन फ्लोरीन दोनों एक ही पीरियड में है, तो थोड़ा बहुत फ़र्क होगा और डेफिनेटली ऑक्सीजन का साइज़ ज़्यादा बड़ा होगा और फ्लोरीन का साइज़ छोटा होगा। चलिए डायग्राम से भी इस बात का थोड़ा सा मुआवजा कर ही लेते हैं। सो दैट्स द मैक्सिमम जूम आई कैन डू फॉर यू। सो दिस अ बिगर एटम कंपैरेटिव विद दिस एटम। ऑक्सीजन का साइज़ छोटा है और फ्लोरीन का साइज़ थोड़ा सा आपको बड़ा नज़र आ रहा है। उस तरह ही ऑक्सीजन का और सल्फ़र का साइज़ देखें आप, काफ़ी फ़र्क है। पता है क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के 2 शेल्स हैं और सल्फ़र के 3 शेल्स हैं। So that's the story. And if you want the right answers, so you can read these lines that oxygen has 2 shells and it is in the second period, while the sulfur has 3 shells and it is basically in the third period. Radius ज़्यादा,
सल्फर का होगा। ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों एक ही पीरियड में है, अलॉन्ग दी सेम पीरियड, लेकिन फ्लोरीन का साइज स्मॉलर होगा क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। यहाँ एटॉमिक नंबर की वजह से साइज़ में फ़र्क है, और यहाँ पे एटॉमिक नंबर भी एक वजह है, इसके अलावा शेल नंबर दूसरी बहुत बड़ी वजह है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज़ में फ़र्क नज़र आएगा। अगर आपने मुझे 22-25 मिनट दे ही दिए हैं, चलें इसको भी कर लेते हैं। विच एटम हैज़ द स्मॉलर आयनाइजेशन एनर्जी? चलें इस बात को समझते हैं। अब मैं आपसे एक बड़ा खूबसूरत सा सवाल करता हूँ कि आयनाइजेशन एनर्जी बतानी है। आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है? साइंसदानों ने ये बताया कि हमारे पास अगर एटम का साइज़ होता है, ये बड़ा एटम बनाया मैंने, और ये मैं बना रहा हूँ छोटा एटम। अब आप मुझे बताएं, इट्स अ बिगर एटम, इट्स अ बिगर एटम, डबल जी आता है इसमें, एंड दैट इज स्मॉलर एटम, इसमें डबल एल आता है। ओके, आई एम जोकिंग। सो यहाँ पे क्या होता है कि बिगर एटम में ये इलेक्ट्रॉन है, स्मॉलर एटम में ये इलेक्ट्रॉन है। इनका फासला चेक करें, इनका फासला चेक करें। ये न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है। अब मुझे टेक्निकली बताएं कि ज़्यादा इफेक्टिव अट्रैक्शन किधर होगी? डेफिनेटली इस न्यूक्लियस की इस इलेक्ट्रॉन पे होगी, या डेफिनेटली इस इलेक्ट्रॉन पे होगी? डेफिनेटली इस इलेक्ट्रॉन पे होगी, क्योंकि जितना एटम छोटा होता है उसका साइज मैटर करता है। अब देखें, इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है कि इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है? आप मुझे टेक्निकली को सर, जो न्यूक्लियस से दूर इलेक्ट्रॉन उसको निकालना आसान है। तो साइंसदानों ने कहा एनर्जी लगेगी, एनर्जी लगेगी क्या करने के लिए? इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अब एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो जो भी एनर्जी की अमाउंट है, जो भी एनर्जी की अमाउंट है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, चाहिए जो होगी एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट, ते हम निकालेंगे, टू टेक आउट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। कहाँ से? आइसोलेटेड गैसियस एटम से। ये है डेफिनेशन आयनाइजेशन एनर्जी की, कि अगर हम एक एटम हमने अलहदा कर दिया, आइसोलेट में अलहदा करना, उसको अलहदा करोगे गैस बन जाएगा, इसको भी आपने अलहदा कर दिया, ये भी गैस बन गया। जितनी भी एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। अब यहाँ से एनर्जी ज़्यादा लगेगी, यहाँ से, ये मैं समझता हूँ कि एनर्जी की वैल्यू यहाँ ज़्यादा लगेगी, क्योंकि ये स्मॉलर एटम है। स्मॉलर एटम होने की वजह से यहाँ पे न्यूक्लियस का साइज़ थोड़ा सा, आपको पता है न्यूक्लियस का फासला थोड़ा सा करीब है, इसलिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी। और यहाँ पे एनर्जी जो लगेगी थोड़ी सी कम लगेगी। कम क्यों लगेगी? क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन से काफ़ी दूर है, और काफ़ी दूर होने की वजह से यहाँ पर कम एनर्जी खर्च होगी। तो बच्चों, आई होप सो आपको पता लग गया होगा कि अब आयनाइजेशन एनर्जी का क्या साइंस है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे बोरॉन और नाइट्रोजन, इनके दरमियान क्या रहना चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी की स्टोरी, बिकॉज द बोरॉन बेसिकली बिलोंग्स टू दी सेकंड पीरियड, नो डाउट नाइट्रोजन भी, लेकिन नाइट्रोजन का साइज़ कंपैरेटिवली बोरॉन के काफ़ी छोटा होता है। सो दैट्स वाई नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। बेरिलियम मैग्नीशियम को अगर कंपेयर कर लें तो डेफिनेटली बेरिलियम एंड मैग्नीशियम दे बिलोंग टू सम डिफरेंट ग्रुप्स। बेरिलियम बेसिकली सेकंड ग्रुप में रहता है, जबकि जो मैग्नीशियम है दैट लिव्स इन अ सेकंड ग्रुप, बट दे हैव अ डिफरेंट पीरियड्स। ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ये थर्ड पीरियड का, इसके 3 शेल्स हैं, इसके 2 शेल्स हैं। तो बेरिलियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा क्योंकि छोटा एटम है, मैग्नीशियम बड़ा एटम है। कार्बन सिलिकॉन को कंपेयर कर लें तो कार्बन बेसिकली बिलोंग्स टू द सेकंड पीरियड, जबकि सिलिकॉन बिलोंग्स टू द थर्ड पीरियड। तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, जबकि मुश्किल होगा कार्बन में से इलेक्ट्रॉन निकालना। तो ये स्टोरी सारे साइजेस की है जो कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, राइट। एंड इफ़ यू आस्क मी अनदर क्वेश्चन कि सर 4.7 में क्या बताया जा रहा है, 4.7 में भी यही पूछा जा रहा है कि मेटालिक करैक्टर किसका ज़्यादा होगा, जिसमें से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इजीली निकल सकता है, वहाँ से मेटालिक करैक्टर ज़्यादा अच्छा शो करेगा। तो पोटाशियम अच्छा मेटल है कंपैरेटिव विद लिथियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम में देखें तो ये एलिमेंट 11th नंबर पे है, ये 12th नंबर पे है, ठीक है। इट इज़ द 11th एलिमेंट, इट इज़ द 12th एलिमेंट। तो कैल्शियम छोटा होता है और मैग्नीशियम फिर बड़ा होता है साइज़ में। तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर, ओके लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, कैल्शियम बड़ा एटम है, मैग्नीशियम छोटा एटम है। इट बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड, बिलोंग्स टू द फोर्थ पीरियड।
तो ये अच्छा मेटल है कंपैरेटिव विद दिस मेटल। मैग्नीशियम भी अच्छा मेटल है लेकिन कैल्शियम से अच्छा नहीं है, बिकॉज ये बड़े साइज़ का एलिमेंट है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। और अगर आप मुझसे पूछें कि सर आयनाइजेशन एनर्जी कंट्रास्ट करें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से, तो मैं आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बता देता हूँ क्या है। किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना आयनाइजेशन एनर्जी है, जिसकी इंथैल्पी पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव डेल्टा एच आता है। और हाँ, अगर किसी एटम में आप इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाह रहे हैं तो दैट इज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इसकी जो इंथैल्पी है दैट इज़ नेगेटिव डेल्टा एच। इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लो एनर्जी स्टेट पे आता है, याद रखिएगा, हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट की तरफ आता है इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी कम करेगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकालेगा, दैट मेक्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और हाँ, इलेक्ट्रॉन जब जाता है किसी एटम को छोड़कर तो वो लो एनर्जी स्टेट से जो है वो हाई एनर्जी स्टेट की तरफ जाता है प्यारे बच्चों। एंड दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ एडिंग एनर्जी, क्योंकि इसको एनर्जी दोगे तो फिर ही आपने सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना है, तो डेफिनेटली यू नीड सम एनर्जी। तो यही सीन यहाँ पर होता है, ये इनका कंपैरिजन है। इफ़ यू वांट सम स्टेटमेंट्स तो यू कैन हैव अ लुक ऑन इट, आप ये स्टेटमेंट्स देख सकते हैं। एंड आई होप कि दीज स्टेटमेंट्स आर गोना हेल्प यू आउट, जो मैं आपसे बातें रवानगी से कर रहा हूँ, ईजी मेथड से कर रहा हूँ। और ये जो टेबल है कंपैरिजन का, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा। और यहाँ पर ये बातें आपको एक्सप्लेन की जा रही हैं कि कैसे एनर्जी का फ़र्क होता है, क्या ताल्लुक होता है इनमें, क्या रोल ऑफ बॉन्डिंग है, क्या एक्सेप्शंस हैं जो आपने याद रखनी है, क्योंकि ये एक्सेप्शंस जो हैं ये आपको बहुत हेल्प करेंगी चीज़ों को समझने में। सो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में सवाल किया जा रहा है जी, आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाने हैं। चलें जी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं। और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करना इतना मुश्किल नहीं है, ये आपके सामने इक्वेशंस हैं। क्या होने वाला है कि क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है कि फ्लोरीन? आई थिंक सो जब क्लोरीन और फ्लोरीन का रिएक्शन होगा तो फ्लोरीन का काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है सोडियम के साथ, और क्लोरीन गैस जो है मुश्किल से ही रिएक्ट करती है सोडियम फ्लोराइड के साथ। अगर हाँ रिएक्ट कर जाए तो फिर क्लोरीन और सोडियम आपस में मिल जाएंगे, सोडियम क्लोराइड बनेगा, फ्लोरीन आज़ाद हो जाएगा। एंड यू से कि सर ये नोट्स हमें दे दें तो एक माइनर सी अमाउंट पे करें, आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप ये नोट्स ले सकते हैं, बिकॉज आई हैव मेड इट वेरी इजी फॉर यू। इसमें फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, क्लोरीन सबसे कम है कंपैरेटिव, फ्लोरीन सबसे कम आयोडीन रिएक्ट है इस ग्रुप में, हैलोजेंस ग्रुप कहते हैं इस ग्रुप को। फिर ब्रोमीन पोटाशियम आयोडाइड रिएक्ट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। फिर आयोडीन और पोटाशियम ब्रोमाइड रिएक्ट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, आयोडीन आ जाएगा पोटाशियम के साथ। और फिर क्लोरीन और पोटाशियम ब्रोमाइड रिएक्ट करेंगे तो क्लोरीन पोटाशियम के साथ आ जाएगा, पोटाशियम क्लोराइड विद ब्रोमीन हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शंस भी होंगे, जिसमें कि आपको नज़र आ रहा है कि कैसे क्लोरीन जो है वो जगह ले लेगा आयोडीन की, और सोडियम क्लोराइड हो गया, आयोडीन अलहदा हो जाएगा। एंड द सेम वे यू कैन शो द रिएक्टिविटी। और अगर हम चलें अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ, तो कंपेयर द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बड़ा हैवी क्वेश्चन है, ये आपको बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, तो मैंने नोट्स में बिल्कुल इसको इजी बना दिया। और आपको पता है, आपने चैप्टर पढ़ा है, कंपैरिजन तो आपको करना ही आता होगा, बट ये टेबल आप राइट डाउन कर लें, बिकॉज दैट इज़ द ईजीएस्ट वे आई कैन राइट फॉर यू, ताकि आप इजीली जो हैं इन चीज़ों को मेमोराइज़ कर सकें। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, आधे घंटे की जर्नी, जिसमें मैंने आपको बताया अबाउट अ लॉट ऑफ साइंस रिगार्डिंग द पीरियोडिक टेबल एंड द पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। आपकी जो गेटिंग पीरियोडिसिटी, रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं, पीरियोडिसिटी रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं। एंड आई होप आप याद रखेंगे। सो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल का भी जाते सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको पूरे चैप्टर्स के नोट्स चाहिए, किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए, तो आप बिला झिझक जो है मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरी टीम आपसे जल्द रब्ता करेगी। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। Thank you for watching. GS Academy.